नमस्कार दोस्तों। अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों, जहां अनअकैडमी पे आप देख रहे हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस आप सभी को प्राप्त होता है। 3 बजे से मेरी नियमित क्लासेस यहाँ पे होती हैं दोस्तों। आप सभी यहाँ जुड़ सकते हैं मुझसे। अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप सभी को मिलता है बेहतरीन क्लास कोर्सेज। आप देश के जाने माने टॉप एजुकेटर आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, जहां आप देखेंगे 15,519 कोर्सेज यहाँ पे लॉन्च हो चुके हैं दोस्तों। इसे जुड़ने के 3 माध्यम हैं, जैसे हम देखते हैं प्लस, आइकॉनिक और ऑप्शनल। दोस्तों देखें, यूपीएससी के लिए आप प्लस कोर्स में अगर 12 महीने की फीस, 12 महीने का एडमिशन लेते हैं तो आप देखिए 49,500 रुपये फीस है। लेकिन प्रत्येक फीस पे आप सभी को मिलता है 10% डिस्काउंट, जहां आपको इस डिस्काउंट को लेने के लिए आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी फीस तब फीस हो जाएगी आपकी 44,550 रुपये। 24 महीने की फीस है आपकी 64,800 रुपये। 36 महीने की फीस आपकी 81,000 रुपये पड़ती है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है प्लस, जहाँ पे आप अपने घरों में बैठ करके पूरी तरीके से आपको फील होगा कि आप ऑफलाइन क्लासेस कर रहे हैं, अपने टीचर के साथ कनेक्ट हैं, बहुत ही सरलता के साथ आप यहाँ पे अध्ययन कर रहे हैं। तो चाहे आप देखेंगे कि पूरा का पूरा सिलेबस यूपीएससी का इस प्लेटफॉर्म पे पूरा कराया जाता है दोस्तों। अगर देखें आइकॉनिक प्लेटफॉर्म, तो आप देखें कि बहुत सारी फैसिलिटीज, जैसे मैं कहूँ कि पर्सनल कोच है, डेली मेंस के क्वेश्चन है, स्टडी प्लान है, पर्सनलाइज्ड फीडबैक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा आपको मिलती हैं आइकॉनिक प्लेटफॉर्म पे, जहां आप देखिए सबसे शानदार प्लेटफॉर्म कहा जाता है। आपको यहाँ पे टीचर्स अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, जहाँ पे आप देखें यहाँ पे 25 जनवरी के बाद इसकी फीस बढ़ने जा रही है दोस्तों। तो आप सभी यहाँ पे एनरोल कराएं। 12 महीने की फीस है 69,500, जहाँ आप देखेंगे 62,550 रुपीज़ 12 महीने में आप सभी को जमा करना होता है दोस्तों। मैंने आपसे बताया है कि 10% का डिस्काउंट आप सभी को प्राप्त होता है। वो तभी प्राप्त होगा जब आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हैं, जो मयंक1 है, राइट। 24 महीने की फीस 1,07,000 है, जो 96,300 रुपये आप सभी को जमा करना है। जहां 36 महीने की फीस 1,41,000, जो आपको 1,26,000 जमा करना है। तो आप देखें दोस्तों, ऑप्शनल सबसे शानदार कहा जाए तो मिनिमम फीस में आप सभी ऑप्शनल ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने में भी आपको बेनिफिट मिल सकता है, जब आपके एग्जाम्स नज़दीक हों तो आप 4500 रुपये में से ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने में आप पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं 20,250। दोस्तों एक से अधिक बार अगर आपको पढ़ना है तो आप 12 महीने में सिर्फ 24,750 रुपये दे करके आप आसानी से अपने ऑप्शनल को कोर्स पूरा कर सकते हैं दोस्तों। ऑफलाइन देख के, चाहे आप जब दिल्ली जाएं या कहीं आप किसी भी सेंटर में रहें, अगर तैयारी करते हैं, तो ऑप्शनल की फीस मिनिमम 35 से 45,000 के बीच पड़ती है। अब तो लगभग 50 से 60,000 रुपये भी ऑप्शनल की फीस ली जाती है, लेकिन अनअकैडमी पे आप सभी को 24,750 की फीस लेनी पड़ती है, जहां आपको हर कोर्स पढ़ाने, हर टॉपिक पढ़ाने से पहले आपको आपका पीडीएफ अवेलेबल होगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो आपको नोट्स बनाने की कोई दिक्कत नहीं होती है, आपको कंटेंट लेने की कोई दिक्कत नहीं होती है। टीचर आपके सामने अवेलेबल होता है, जो भी चीज़ें अपने कोर्स में वो चीज़ें एक्सप्लेन करता है, पढ़ाता है, वो रिकॉर्डेड होते हैं। उन्हें एक से अधिक बार आप देख सकते हैं, 100 बार देख सकते हैं एक बार में। तो आप समझिए कि कितनी ज़्यादा फैसिलिटी। जब हम ऑफलाइन में पढ़ते हैं तो वहाँ एक समस्या आती है कि हम एक टाइम पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम भूल जाते हैं अगर कोई चीज़, तो फिर टीचर अवेलेबल नहीं होता है, तो एक समस्या क्रिएट हो जाती है। लेकिन अगर देखें अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, तो आप सभी एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें, 10 बार पढ़ें, इसका कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाता आपसे। आप अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी बार भी आप उसे देख सकते हैं। तो ये शानदार फैसिलिटी आपको दी जाती है दोस्तों। अगर थोड़ा सा आप 24 महीने की अपनी फीस लेते हैं दोस्तों, तो आप देखिए मात्र 1,500 रुपये महीने के हिसाब से आपको पड़ता है 36,000 रुपये फीस। तो आप लगातार आप सोचिए कि अगर आपने 2 सालों तक, 2 साल जैसे मान लीजिए आपका ग्रेजुएशन चल रहा है, ग्रेजुएशन में अगर आप लेते हैं, तो आप सोचिए कितनी फैसिलिटी आप सभी को मिल जाएगी। 2 सालों तक लगातार आप देख सकते हैं। वहीं 3 साल का अगर आपको लेना है, तो आप दोस्तों, ये तो ऐसा लगता है कि फीस ही नहीं है, 1,250 रुपये में वही टीचर आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां आप 1 साल की कोचिंग करने के लिए जाते हैं और फिर दोबारा टीचर अपनी क्लास में एंट्री आपको नहीं देता है। लेकिन अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको 3 साल तक वही कोर्स अवेलेबल रहेगा, रिकॉर्ड रहेगा, आप उसे देख सकते हैं। जो नए कोर्सेज चल रहे हैं आप उसमें एंट्री ले सकते हैं। अगर 3 साल तक आप चाहते हैं उसमें टीचर बदलना, हो सकता है आपने किसी ए टीचर को पसंद किया हो लेकिन आपको अच्छी क्लास नहीं लग रही है, तो आप बी टीचर को देख सकते हैं, सी देख सकते हैं, डी देख सकते हैं, या कहा जाए तो ए टू जेड टीचर में आप जो टीचर्स देखना चाहते हैं आप एक से अधिक बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। तो ये अनअकैडमी की सबसे खास बात है, जहां आप सभी मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पे अपना एडमिशन इनरोल कराएंगे दोस्तों, जहां आप सभी को ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। दोस्तों अनअकैडमी का कॉम्बैट चल रहा है। कॉम्बैट का मतलब होता है कि एक प्रतियोगिता चल रही है, जो 7 फरवरी को भी निर्धारित की गई है। और यहाँ आप देखेंगे अब 60 मिनट में 60 क्वेश्चन होने लगे हैं। 6 सेक्शन है, स्कोरिंग मार्किंग होती है इनकी।
इसमें से पहले और तीसरे रैंक पाने वाले छात्र को 3 महीने का सब्सक्रिप्शन दिया जाता है। यहाँ आप देखेंगे चौथे से 150 रैंक तक पाने वाले छात्र को 1000 का अमेजन वाउचर दिया जाता है दोस्तों। तो बहुत ही शानदार है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट, जहाँ नए नए बैचेज स्टार्ट हैं 2021, 22, 23 के लिए बैचेज स्टार्ट हैं। आप देखिए 25 जनवरी से बैचेज स्टार्ट हैं, लगातार बैच है, लगातार आप देखेंगे बाइलिंगुअल है, फिर हिंदी मीडियम है, फिर इंग्लिश मीडियम के बैचेस लगातार स्टार्ट है। आप देखें कंप्लीट 1 कोर्स के बैचेस स्टार्ट हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो बहुत सारे बैचेस स्टार्ट हैं, कंप्लीट 2 इयर्स बैचेस स्टार्ट है, एनसीईआरटी बैचेस स्टार्ट है। तो आप देखेंगे आप सभी को शानदार प्लेटफॉर्म पे मिलेगा एक बेहतरीन एजुकेशन, जहाँ पे आप देखें आइकॉनिक फीस 25 जनवरी को हाइक होनी है दोस्तों। इससे पहले आप सभी अपने कोर्स को अटेंड कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों आज हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल काल की सीरीज में जहांगीर को। मुगल काल के सीरीज में हम लोगों का टॉपिक है जहांगीर। तो चलिए जहांगीर हम देखते हैं। 1605 ईस्वी से 1726 ईस्वी तक जहांगीर का शासनकाल रहा। कंटेंट आपके साथ उपलब्ध रहेगा, जहां हम इसे आराम से इसको सिस्टमेटिक वे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए सलीम, ठीक है, जिसे जहांगीर के नाम से जाना गया, का जन्म 30 अगस्त 1569 को फतेहपुर सीकरी में स्थित शेख सलीम चिश्ती की कुटिया में आमेर जयपुर के राजा भारमाल की पुत्री मरियम उज्जैनी के गर्भ से हुआ। अर्थात इनकी माता का नाम मरियम उज्जैनी था। इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आप देखें फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती के दरबार में हुआ, जिसके कारण इनका नाम सलीम पड़ा और ये अकबर के पुत्र थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा सलीम का मुख्य शिक्षक के रूप में देखा जाए तो अब्दुल रहीम खाने खाना जो बैरम खां के पुत्र थे, इन्हें सलीम का शिक्षक नियुक्त किया गया। दोस्तों सलीम का पहला विवाह अगर हम लोग देखें तो 1585 ईडी में आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री मान सिंह की बहन मानबाई से हुआ। इस पत्नी से खुसरो नामक पुत्र इन्हें प्राप्त होता है। सलीम का दूसरा विवाह जो हुआ था दोस्तों उदय सिंह की पुत्री जगत गुसाई, जिसे जोधाबाई के नाम से जाना जाता है। इन्हीं से खुर्रम नामक पुत्र इन्हें प्राप्त हुआ था। तो 2 पुत्र हो गए, खुसरो और खुर्रम। 2 विवाह इनके हो गए, एक मानबाई का और दूसरा जोधाबाई का। चलिए हम लोग एक एक क्रम करके विस्तार देखते हैं दोस्तों। अब मानबाई के बारे में, इनके रिलेशन के बारे में हम लोग समझते हैं। मानबाई को सलीम ने शाह बेगम का पद प्रदान किया था। अब आपसे पूछा जाता है कि जहांगीर ने अपनी किस पत्नी को शाह बेगम के नाम से पुकारा था या शाह बेगम का पद दिया था? तो शाह बेगम का पद किसे दिया गया था? मानबाई को दिया गया था। किंतु बाद में उनसे सलीम की आदतों से दुखी होकर के उसने इलाहाबाद में आत्महत्या कर ली। मैं आपको बताता हूँ, जहांगीर बहुत ही ज़्यादा अल्कोहलिक थे, बहुत ही ज़्यादा शराब पीते थे, जिस बात से मानबाई बहुत नाराज रहा करती थी। और एक बार ये इलाहाबाद के किले पे गए हुए थे और जहां मानबाई ने इन्हें समझाने की कोशिश की कि आप इतनी ज़्यादा शराब की लत में ना रहा करें, इस बात से नाराज होकर के जब मानबाई ने कहा कि अगर आप शराब की आदत नहीं छोड़ते हैं तो मैं किले से कूद जाऊंगी, और जहांगीर ने कहा कि आप कर सकती हैं, और मानबाई वहां से कूद जाते हैं। इस बात से बहुत नाराजगी होती है खुसरो में। और आप देखते हैं आगे खुसरो की कहानी मैं आपको समझाऊंगा इसी के क्रम में। आगे अकबर के 2 पुत्र दानियाल और मुराद की मृत्यु पहले ही हो गई थी। अतएव अकबर की मृत्यु के बाद 3 नवंबर 1605 ईस्वी में आगरा के किले में सलीम का राज्याभिषेक हुआ। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद उत्तराधिकारी के तौर पे सलीम यानी जहांगीर को मुगल बादशाहत प्राप्त हुई। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही आगरे के किले की शाहबुर्जी, ध्यान रखिएगा, आगरे के किले की शाहबुर्जी और यमुना के किनारे खड़े पत्थरों के एक खंभे से न्याय की प्रसिद्ध जंजीर बनवाई। आप देखिए न्याय की जंजीर किसके लिए फेमस है दोस्तों? तो जहांगीर के शासनकाल में न्याय की जंजीर लगवाई गई थी, जिसमें 60 घंटियां होती थी और 12 घोषणाएं प्रकाशित की गई थी। आप सभी एक क्रम करके देखिएगा, जिसमें 60 घंटियां और 12 घोषणाएं प्रकाशित कराई गई थी। जहांगीर की 12 घोषणाओं को आईने जहांगीरी के नाम से जाना जाता है। अब आपसे कई बार प्रीलिम्स का प्रश्न पूछा गया है कि न्याय की जंजीर किसने बनवाई है? तो न्याय की जंजीर जहांगीर ने बनवाई है। उसमें कितनी घंटियां थी, कितनी घोषणाएं थी, घोषणाओं को क्या कहा जाता था? तो आईने जहांगीरी कहा जाता था। तो एक माना जाता है कि न्याय के सबसे बेहतरीन जो परिभाषा या व्यवस्था की वह जहांगीर के शासनकाल में देखी जाती है। देखिए दोस्तों, जहांगीर की 12 घोषणाओं में से एक एम्मा भूमिका
प्रमाणीकरण था जो वाक्याते में प्रार्थना और प्रशंसा के लिए दी गई भूमि के रूप में वर्णित किया जाता था। जहांगीर को गद्दी पर बैठते ही सर्वप्रथम 1606 ईस्वी में खुसरो के विद्रोह का सामना करना पड़ा। आपको जैसा कि मैंने बताया कि खुसरो किसका पुत्र था? मानबाई का पुत्र था। इसका पुत्र था मानबाई का, और आप देख रहे हैं कि मानबाई की मृत्यु हो चुकी, और इस मृत्यु का कारण भी किसे माना जा रहा है? जहांगीर को माना जा रहा है, क्योंकि उसकी गलत लतों के कारण से उनकी मां अर्थात खुसरो की मां ने आत्महत्या कर ली थी। इस बात से नाराज होकर के खुसरो ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था। तो अब प्रारंभिक चरण में ही खुसरो का विद्रोह देखा गया। और खुसरो, ध्यान रखिएगा दोस्तों, खुसरो को सिखों के 5वें गुरु, ध्यान रखिएगा, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने आशीर्वाद दिया, विजयी भव का आशीर्वाद दिया था दोस्तों, जिसके कारण नाराज होकर के अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी चढ़ा दी। इसके अतिरिक्त मानबाई, मानसिंह, खाने आजम, जिसने अजीज कोका कहा जाता था, उनका समर्थन कर रहे थे। मानबाई की बहन का ही नाम था अब देखिए, मानसिंह की बहन का ही नाम था मानबाई, अर्थात इसका खुसरो का मामा मानसिंह, तथा आजम में खाने आजम अजीज कोका की सहायता की गई थी। किसकी सहायता की गई थी? खुसरो की सहायता के लिए ये लोग तैयार हो गए थे, गुट था। खुसरो को आशीर्वाद और आर्थिक सहायता देने के कारण जहांगीर ने राजद्रोह का आरोप लगाकर किसे फांसी पे चढ़ा दिया? गुरु अर्जुन देव को फांसी पे चढ़ा दिया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली। गुरु अर्जुन देव को समाधि लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर बनाई गई है दोस्तों, लाहौर दुर्ग के ठीक बाहर बनाई गई। तो आप समझिए कि आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया है, लघु परीक्षाओं का एक प्रश्न होता है कि गुरु अर्जुन देव को फांसी किसके शासनकाल में दी गई है? तो जहांगीर के शासनकाल में। खुसरो और जहांगीर के बीच जालंधर के निकट, ध्यान रखिएगा, जालंधर के निकट भेरावाला का युद्ध हुआ। भेरावाला नामक स्थान के पास भेरावाला का युद्ध हुआ। खुसरो पराजित हुआ। जहांगीर ने उसे अंधा कर दिया और बाद में उसकी हत्या करवा दी, और इलाहाबाद के खुसरो बाग में, इलाहाबाद का एक प्लेस है, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन, अब वर्तमान में प्रयागराज रेलवे स्टेशन है, उसके पास में खुसरो बाग एक प्लेस पड़ता है, जहां उसे दफनाया गया। इसी में मानबाई को भी दफनाया गया और पुत्र खुसरो को भी यहीं पे दफना दिया गया। ठीक है। जहांगीर ने 1602 ईस्वी में अपने मित्र बीर बुंदेला, ध्यान रखिएगा, अपने इनके एक मित्र थे जहांगीर के मित्र बीर बुंदेला द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी, क्योंकि अबुल फजल अकबर का बहुत ही हिमायती था, और जहांगीर अकबर के कुछ सिद्धांतों का विरोधी था, और वह स्वयं शासक बनना चाहता था, स्वयं बादशाह बनना चाहता था। इसमें ध्यान रखिए कि सबसे बड़ा अड़ंगा जो था वो अबुल फजल का था, जिसको वीर बुंदेला नामक एक व्यक्ति से इसकी हत्या करवा दी गई। और वीर सिंह को अपने शासनकाल में 300 घुड़सवारों का मनसब प्रदान किया। ध्यान रखिएगा, 300 घुड़सवारों का मनसब प्रदान कर दिया, अर्थात एक विशेष पद दिया वीर बुंदेला को। दोस्तों आगे देखेंगे, साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से अगर जहांगीर को हम लोग देखें तो जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही 1605 ईस्वी में शहजादा परवेज के नेतृत्व में एक विशाल सेना मेवाड़ भेजी। ठीक है, किंतु देवार दर्रे के पास हुई युद्ध में कोई निर्णय नहीं निकाला जा सका, अर्थात मेवाड़ की पर आक्रमण का कोई परिणाम नहीं निकलता है। दोस्तों 1608 ईस्वी में महावत खां, 1609 ईस्वी में अब्दुल्ला खां और 1613 ईस्वी में खुर्रम के नेतृत्व में कई विद्रोह हुए, कई अभियान किए गए। फलस्वरूप 1615 ईस्वी में राणा अमर सिंह एवं मुगलों के बीच एक संधि हो गई, शांतिपूर्वक एक संधि हो गई 1615 ईस्वी में। राणा और मुगल युद्ध तब तक के लिए समाप्त हो गया जब तक औरंगजेब की धर्मांध नीतियों के कारण जयसिंह को पुनः संघर्ष के लिए बाध्य नहीं होना पड़ा। अर्थात आप समझिए कि कितनी राजपूताना जो नीति थी अकबर के शासनकाल से, वो बहुत ही व्यवस्थित थी। राजपूतों ने कभी भी मुगल काल का बहुत ही स्पष्ट विरोध नहीं किया, क्योंकि राजपूतों का सम्मान मुगल काल के शासक बादशाह किया करते थे, चाहे वो अकबर हो चाहे जहांगीर हो, उनका प्रॉपर सम्मान किया जाता था। राणा अमर सिंह ने मुगलों के बीच निम्नलिखित शर्तों पर संधि की। राणा अमर सिंह ने मुगल आधिपत्य स्वीकार कर लिया,
राणा द्वारा स्वयं न जाकर के अपने पुत्र करण को मुगल दरबार में भेजा गया। जहांगीर ने मेवाड़ का समस्त भूक्षेत्र, चित्तौड़ का किला राणा को वापस कर दिया, किंतु शर्त यह थी कि वह केवल चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं करवाएगा। वह मतलब कभी भी चित्तौड़ के किले को सुदृढ़ नहीं करेगा, अर्थात ऐसी कोई राजनीतिक चाल नहीं चलेगा जिससे युद्ध की संभावनाएं पैदा हो जाए। राणा अमर सिंह ने भी संधि के परिणाम स्वरूप आत्मग्लानि के कारण अपना सिंहासन अपने पुत्र युवराज करण सिंह को सौंप करके नौचौकी नामक एकांत स्थल पर चले गए और अपना शेष जीवन वहीं व्यतीत किया। यह राजपूताने का एक धर्म था दोस्तों। कहा जाता था राजपूताने अपने गर्व, अपने स्वाभिमान के लिए वह कितना भी कठोर निर्णय स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी दंड स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन अपमान नहीं। अमर सिंह ने इस संधि को अपना अपमान समझा और समस्त राज्य छोड़ करके वह चला गया। जहांगीर ने राणा अमर सिंह एवं उसके पुत्र करण सिंह की संगमरमर की 2 मूर्तियां बनाकर आगरे में अपने राजमहल के उद्यान में रखवाया। आप समझ सकते हैं। जहांगीर के दक्षिण विजय के बारे में अब हम लोग चर्चा करें दोस्तों। साउथ में जहांगीर का क्या रोल रहा है, तो मुगलों के दक्षिण विजय में सबसे बड़ी बाधा अहमदनगर था। अहमदनगर के योग्य वजीर जिसका नाम था मलिक अंबर, जिसके कारण दक्षिण में मुगल क्षेत्र का विस्तार बहुत व्यापक नहीं हो पा रहा था। मलिक अंबर एक अबिसिनियाई दास था जिसे कासिम ख्वाजा नामक व्यक्ति ने बगदाद से खरीदा था और बाद में अहमदनगर के शासक निजाम शाह को के योग्य मंत्री मीरक दबीर के हाथों भेजा था। तो आप देखिए, मीरक दबीर के हाथों भेजा था किसने? कासिम ख्वाजा ने। किसे? मलिक अंबर को, जिसने आगे चल करके पूरे दक्षिण भारत में सबसे सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। अहमदनगर दरबार में मलिक अंबर की तरह एक और अन्य सेनापति था जिसे मलिक राजू के नाम से जाना जाता था। मलिक अंबर और मलिक, ये मलिक एक पदवी है दोस्तों। मलिक मतलब वजीर कहा जाता है, वजीर है। तो मलिक अंबर और मलिक राजू ने अहमदनगर की दुर्ग को बहुत ही मजबूत बना के रखा था। जहांगीर ने अनेक अभियानों के बाद अंततः 1617 ईस्वी में खुर्रम का मतलब आप देखेंगे, खुर्रम का मतलब शाहजहां को अहमदनगर अभियान पर भेजा। स्वयं मांडू की ओर आगे बढ़ा, किंतु बीजापुर के शासक की मध्यस्थता के कारण अहमदनगर और मुगलों में संधि हो गई। आपसे पूछा गया, क्योंकि देखिए अहमदनगर बहुत ही महत्वपूर्ण था मुगल साम्राज्य के विकास के लिए, जब दक्षिण में उन्हें अपना डेवलपमेंट करना हो, दक्षिण में विस्तार करना हो। ऐसी स्थिति में जब तनाव की स्थिति पैदा हुई और अहमदनगर और मुगलों के बीच युद्ध की संभावनाएं बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ने लगी, तो वहां स्थितियों में मध्यस्थता के रूप में बीजापुर के शासक ने मध्यस्थता की और अहमदनगर और मुगलों के बीच में संधि करा दी। जहांगीर ने संधि के फलस्वरूप खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। अब आपको पता चला, यही खुर्रम अहमदनगर की विजय के बाद क्या कहलाया? शाहजहां कहलाया। बीजापुर के शासक को फर्जंद का मतलब होता है पुत्र की उपाधि दी, अर्थात बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी हत्या के एक विशाल युद्ध की संभावनाओं को टाल करके इतने बड़े साम्राज्य को जीतना, इतने बड़े राज्य को जीतना, जो राज्य विस्तार में, दक्षिण भारत में विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती था, उसे जीतना या उसके साथ समझौता करना, संधि करना एक महत्वपूर्ण विजय थी। इसलिए बीजापुर के शासक को फर्जंद कहा गया। 1631 ईस्वी में जहांगीर ने अपना दक्षिण अभियान समाप्त कर दिया, क्योंकि इसके बाद उसे 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह और 1626 ईस्वी में महावत खां के विद्रोह के कारण दक्षिण की ओर ध्यान देने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो सका।
आप समझिएगा, मैंने आपको बताया कि 1921 में जहांगीर ने दक्षिण भारत का अभियान समाप्त कर दिया था, क्योंकि इसके बाद 1623 ईस्वी में शाहजहां ने विद्रोह कर दिया। 1632 ईस्वी में महावत खां का विद्रोह हो गया। इन दो महत्वपूर्ण विद्रोहों के कारण जहांगीर इन्हें शांत करने के चक्कर में कभी भी दक्षिण की ओर या किसी अन्य राज्य के विस्तार की ओर सोच ही नहीं पाया। उधर देखिए दोस्तों, मलिक अंबर जो है, मलिक अंबर ने टोडरमल की भू राजस्व प्रणाली को अपनाया, भूमि नाप करवाई, पैदावार का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया। मुगलों से युद्ध के दौरान मलिक अंबर ने गुरिल्ला युद्ध की नीति अपनाई। अब समझिए, जो मराठाओं की एक नीति थी, गुरिल्ला नीति कहा जाता है, मुगलों के खिलाफ पहली बार गुरिल्ला नीति का पालन किसने किया था, गुरिल्ला नीति को किसने अपनाया था, तो दोस्तों मलिक अंबर ने अपनाया था। मैंने आपको बताया कि मलिक अंबर अबिसिनियाई दास था, जो अहमदनगर की रखवाली करता था या सेनापति के रूप में था। उसने बड़ी संख्या में मराठों को अपनी सेना में भर्ती भी किया था। तो ये गुरिल्ला पद्धति जो है वो कहीं न कहीं मराठाओं की पद्धति है। दक्षिण भारत में लूटमार वाली लड़ाई को दोस्तों वर्गीगिरी कहा जाता है। वर्गीगिरी कहा जाता है। दक्षिण भारत में लूटमार वाली लड़ाई को वर्गीगिरी के नाम से जाना जाता है। मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध मलिक अंबर से पहले मेवाड़, बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं और अफगानिस्तान की कबीलाई जातियों ने अपनाया था। तो आप सुनिए, मुगलों के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध मलिक अंबर से पहले मेवाड़ के प्रताप राजा तथा बुंदेलखंड के हिंदू राजाओं ने और अफगानिस्तान की कबीलाई जनजातियों ने अपनाया था, लेकिन सबसे भयावह प्रयोग इसका मलिक अंबर के द्वारा किया गया मुगलों पे। मलिक अंबर ने अबिसिनिया के अरबों और जंजीरा के सऊदियों की एक शक्तिशाली नौसेना स्थापित की मुगलों के खिलाफ। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये देखिए, मलिक अंबर का महत्वपूर्ण रोल देखिए। अबिसिनियाई अरबियों, जंजीरा के सऊदियों के साथ मिलकर के इसने एक नौसेना स्थापित की। जहांगीर के राज्यकाल की एक उल्लेखनीय सैनिक सफलता दोस्तों 1920 ईस्वी में उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों पर स्थित कांगड़ा के दुर्ग पर अधिकार करना, यह इसकी महत्वपूर्ण विजय मानी जाती है इसके पूरे शासनकाल में। 1920 में घटना घटी, उत्तर पूर्वी पंजाब की पहाड़ियों में स्थित एक कांगड़ा नामक एक स्थल पर इसने अधिकार कर लिया। दोस्तों जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह ने कंधार को मुगलों से छीन लिया था। ध्यान रखिएगा, जहांगीर के शासनकाल में 1622 ईस्वी में फारस के शाह ने कांधार छीन लिया था। जहां कांधार आप देख रहे हैं कि जहां पे कांधार पे अकबर का शासन था, वो कांधार जहांगीर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य से मुक्त हो जाता है। जहांगीर के शासनकाल में 1623 ईस्वी में देखें, 1623 ईस्वी में शाहजहां के विद्रोह को दबाने का मुख्य श्रेय जो है वो महावत खां को जाता है। आगे चल के देखेंगे, महावत खां स्वयं में विद्रोह कर देता है। महावत खां कौन था? तो यह सेनापति था। इस प्रकार 28 अक्टूबर 1632 ईस्वी को जहांगीर की मृत्यु हो गई और उसे लाहौर के निकट शाहदरा नामक स्थान पर, ध्यान रखिएगा, शाहदरा नामक स्थान पर रावी नदी के किनारे दफनाया गया। दोस्तों रावी नदी के किनारे उसे दफनाया गया। तो ये एक राजनीतिक इतिहास था जहांगीर का जो समाप्त हो जाता है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जहांगीर की धार्मिक दृष्टिकोण क्या थे, धार्मिक विचारधाराएं क्या थी। जहांगीर धार्मिक दृष्टि से असहिष्णु शासक था। उसने 1612 ईस्वी में पहली बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, अपनी कलाई पर राखी बांधी। जहांगीर ने दिवाली के दिन जुआ खेलने की इजाजत दी थी। एक सहिष्णु शासक था। जहांगीर भी अकबर की तरह ब्राह्मणों और मंदिरों को
प्रभुत्व दान देता था, जिसकी पुष्टि वृंदावन के चैतन्य संप्रदाय के मंदिरों में उपलब्ध प्रलेखों से प्राप्त होती है। ये एक असहिष्णु शासक था, सहिष्णु शासक था, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने अकबर द्वारा जारी गो हत्या निषेध की परंपरा को जारी रखा। गो हत्या निषेध को इसने जारी रखा, अर्थात गाय को मारना अपराध स्वीकार किया। जहांगीर ने, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात है ये, जहांगीर ने श्रीकांत नामक एक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। आपसे पूछा जाता है कि किस श्रीकांत नामक प्रसिद्ध विद्वान कौन थे, तो यह जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं के जज के रूप में नियुक्त एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, ताकि वे सहूलियत महसूस कर सकें और उन्हें किसी मुसलमान की कृपा दृष्टि का मोहताज न होना पड़े। आप कितनी बड़ी बात है ये। यही है हिंदू इंडो इस्लामिक संस्कृति की बात, जहाँ पे एक धर्म, एक शासक दूसरे धर्म के शासकों का सम्मान कर रहा है, दूसरे धर्म के व्यक्तियों का सम्मान कर रहा है। दोस्तों यही कहानी तो एल्बर्ट बिल में भी हुई थी 1882 ईस्वी में, लेकिन अंग्रेजों में इसका विरोध देखा गया कि आखिर भारतीय अब कैसे सुनवाई कर सकते हैं ईसाइयों पे, या भारतीय जज कैसे हो सकते हैं। तो इस बारे में आप देखिए, जबकि मुगल काल में आप देख रहे हैं कि जहांगीर ने श्रीकांत नामक हिंदू को हिंदुओं का जज नियुक्त किया, जिससे वो अपनी धर्म के प्रति अपनी सहूलियत को समझ सके। जहांगीर ने एक नई प्रथा प्रचलित की, जिसके अनुसार पुरुषों को कान छिदवाकर मूल्यवान रत्न पहनना फैशन बन गया। आप देखें कि आज भी आप देखें ये प्रचलन है, लेकिन पुराने राजाओं में देखेंगे, महाराजाओं में देखेंगे या बादशाहों में देखेंगे तो उन्होंने अपने कान छिदवा करके बहुमूल्य रत्न पहने हुए दिखे हैं। दूसरा, जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया। अब आपसे पूछा जाता है सूरदास किसके समकालीन थे, तो जहांगीर के समकालीन थे। कबीरदास किसके समकालीन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो अकबर के समकालीन थे। और इनके संरक्षण में ही सूरदास ने सूर सागर नामक महान कृति लिखी। दोस्तों कैसे हम आप नहीं पहचान पाते हैं कि भारत में एक हिंदुस्तान है, जहां एक इंडो इस्लामिक संस्कृति, एक दूसरे के धर्म के संरक्षक, एक दूसरे के धर्म का महत्व, एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना हमारे देश की एक बड़ी विशेषता रही है। दोस्तों सूरसागर की रचना की, किंतु कुछ घटनाओं से यह साबित होता है कि जहांगीर कभी कभी इस्लाम का पक्ष भी लेता था, जैसे राजौर के हिंदुओं को दंड देना, क्योंकि वे मुस्लिम लड़कियों से विवाह कर उन्हें हिंदू बना रहे थे। कांगड़ा के किले को जीतने के बाद उसने एक गाय कटवा करके इसका जश्न मनाया था। तो कहीं न कहीं लगता है कि यह हिंदू विरोधी था, धर्म विरोधी था, अन्य धर्म का विरोधी था। अजमेर स्थित वराह मंदिर की मूर्तियों को उसने एक तालाब में फेंकवा दिया था। क्या प्रतीत होता है इससे? पुर्तगालियों से युद्ध के समय उसने राज्य के सभी गिरजाघरों को बंद करवा दिया था। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि यह सभी धर्मों को मानता था। तो कुछ अपवाद हैं जिसके आधार पर हम यह तय कर सकते हैं कि एक ऐसा शासक था जो अवसरवादी दृष्टिकोण का व्यक्ति था, कूटनीतिक दृष्टिकोण का व्यक्ति था। जिस क्षेत्र में इसे धर्म में सांप्रदायिकता की बू दिखाई देती थी, जिससे अशांति व्याप्त हो सकती थी, वहां पे धर्म को यह खुली छूट देता था, धर्मनिरपेक्षता का नियम लागू करता था। लेकिन जहां जहां इसने देखा कि इस्लाम धर्म खतरे में है या कहीं कहीं इस्लाम धर्म का प्रवाह कमजोर हो रहा है, वहां उसने बहुत ही कठोर नियम का भी पालन किया है। इस अवसर पर उसने जैनियों से अप्रसन्न होकर के उन्हें गुजरात से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया था। दोस्तों देखिए अन्य घटनाएं देखिए। जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों के महत्व को समझा और उन्हें मुगल अमीर वर्ग में शामिल किया। अब आपसे प्रश्न पूछा था मुगल अमीर में मराठों को किसके शासनकाल में शामिल किया गया था, तो वो है जहांगीर के शासनकाल में मराठों को मुगल अमीर के रूप में शामिल किया गया था। दोस्तों जहांगीर ईसाई धर्म से प्रभावित थे,
उसने अपने पौत्र की शिक्षा का प्रबंधन उन्हीं की देखरेख में किया था। जहांगीर का सबसे बड़ा गुण उनकी न्यायप्रियता थी। जहांगीर का पूरा शासन जो है वो न्यायप्रियता और चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था। उसका सबसे बड़ा अवगुण बहुत अधिक शराब पीना था, जैसा कि मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। इसके इन्हीं अवगुणों के कारण उसकी पत्नी मानबाई शाह बेगम ने जहर खा करके आत्महत्या कर ली थी, या कई किताबों में लिखा रहता है कि वह अपने किले से यमुना में कूद जाती हैं। दोस्तों, मुगल काल में पिता के शासनकाल में ही, अर्थात पिता के खिलाफ विद्रोह करने की शुरुआत जहांगीर के शासनकाल से ही शुरू हुई थी। देखिए दोस्तों, बाबर के शासनकाल में तो बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं ने सभी को वितरण कर दिया था, लेकिन फिर भी विद्रोह हुआ था, लेकिन फिर भी शांत कर लिया गया। फिर हुमायूं के पुत्र अकबर ने कोई विद्रोह नहीं किया था पिता के प्रति, लेकिन अकबर के पुत्र जहांगीर ने यह विद्रोह, पहला विद्रोह करना शुरू किया। जहांगीर ने हिजड़ों के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया। सर्वप्रथम जहांगीर के शासनकाल में ही मुगलों के मित्र हुए थे। अब उन्हें भी मनसबदारों की श्रेणी में रखा जाता था। अब आप समझिए, अफगान, ये वर्ड आप समझिएगा। प्रत्येक काल में प्रत्येक समय में अगर देखा जाए तो मुगलों के सबसे बड़े जो कट्टर शत्रु थे वो कौन थे? वो अफगानी हुआ करते थे। आप शेरशाह सूरी को देख सकते हैं, सबसे बड़ा चैलेंज रहा मुगल काल के लिए। लेकिन जहांगीर के शासनकाल में अफगान इनके मित्र हो गए और अफगानों ने इनके मनसबदारी स्वीकार कर ली, अर्थात इनके संरक्षण में आ गए। इसके अतिरिक्त भारतीय मुसलमान, जिन्हें शेखजादा भी कहा जाता था, भारतीय मुसलमान जो भारतीय नस्ल के मुसलमान होते थे उन्हें शेखजादा कहा जाता था, को भी मनसूबों का पद दे दिया गया। अर्थात कहीं ना कहीं एक बहुत ही डिप्लोमेटिक पॉलिसी थी कि राज्य को किस तरीके से शांति की स्थिति में बनाए रखा जा सके। जहांगीर ने अपनी प्रेयसी अनारकली के लिए, इनकी प्रेयसी आप जानते हैं, इस पे तो बहुत सलीम की कहानियां बन चुकी हैं। अनारकली एक मूवी भी आई है आपकी। 1615 ईस्वी में लाहौर में एक सुंदर कब्र बनवाई, जिस पर यह प्रेमपूर्ण लिखा हुआ था कि यदि मैं अपनी प्रेयसी का चेहरा एक बार पुनः देख पाता तो कयामत के दिन तक अल्लाह को धन्यवाद देता। बहुत अजीज मोहब्बत करता था, असीम मोहब्बत करता था यह अनारकली से। लेकिन अकबर ने इसे, अनारकली को लाहौर में जीवित ही चुनवा दिया था। इस बेस पे आप समझिए, जब इससे कहा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो इसने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा है मुझे अनारकली की खाक में ही सुपुर्दे खाक कर दिया जाए। तो जहांगीर का भी जो मकबरा है वो लाहौर में ही है। और कहाँ है? अनारकली के बगल में है दोस्तों। ये अनारकली का है और ये जहांगीर का है, इनका कंपाउंड एक ही है। और आपसे कहा जाता है आजादी के बाद वह कौन सा बादशाह था जिसका मकबरा भारत से बाहर चला गया? तो जहांगीर का। जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में इसका आना हुआ। सर टॉमस रो का भी इसके शासनकाल में आना हुआ, जो जेम्स प्रथम का दूत था। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब दिया तथा इंग्लिश खान कहा। इंग्लिश खान की उपाधि तथा 400 का मनसब दिया। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं जहांगीर के शासनकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द आता है, नूरजहां गुट। ध्यान देते हैं क्या है? देखिए, नूरजहां इनकी पत्नी का नाम है जहांगीर के। नूरजहां से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण घटना उसके द्वारा बनाया गया जुंटा गुट था। इसे क्या कहा जाता था? जुंटा गुट, जुंता या जुंटा गुट कहा जाता था, जिसमें उसके पिता एतमादुद्दौला, माता अस्मत बेगम और भाई आसफ खां तथा शहजादा खुर्रम शामिल था। एक चीज ध्यान रखिएगा, खुर्रम बार बार पूछा जाता है। जुंटा गुट में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो आप सभी खुर्रम को याद नहीं करते हैं। खुर्रम भी शामिल था। खुर्रम मतलब शाहजहां। ध्यान रखिएगा दोस्तों, नूरजहां के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। नूरजहां के जन्म एवं प्रारंभिक जीवन के बारे में मुअत्तमिद खां के द्वारा लिखित इकबाल नामा ए जहांगीरी से मिलता है। उसके पिता का नाम था, उसके बचपन का नाम था मेहरुन्निसा।
नूरजहां के पिता गयास बेग थे, जिसे जहांगीर ने एतमादुद्दौला की उपाधि दी थी। उसकी माता असमत बेगम फारस के रहने वाली थीं, जो अकबर के काल में मुगल दरबार में आए थे। अकबर के शासनकाल में ये मुगल दरबार में आए थे। दोस्तों एक बार हुआ क्या था कि जहांगीर जो है वो चांदनी चौक से गुजर रहा था, वहां से उसकी माँ की सेविका के रूप में उसने मेहरुन्निसा को देखा और वह मेहरुन्निसा से विवाह निकाह करने की इच्छा जाहिर करता है। 1611 ईस्वी में वह उससे निकाह कर लेता है। विवाह के फलस्वरूप नूरजहां की उपाधि दी जाती है जहांगीर के द्वारा। दोस्तों नूरजहां अली कुली खां जो एक शेर अफगान था उसकी विधवा थी। कहा जाता है कि यह इतनी सुंदर थी कि कुछ इतिहासकारों ने कहा कि जहांगीर ने इसे मरवा दिया था, इसकी हत्या करवा दी थी और बाद में फिर इसने नूरजहां से विवाह कर लिया या मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया था। नूरजहां ने शेर अफगान से उत्पन्न अपनी पुत्री का विवाह 1921 में शहजादा शहरयार के साथ किया था। नूरजहां के चरित्र की मुख्य विशेषता उसकी अपरिमित महत्वाकांक्षा थी। दोस्तों यह अपरिमित महत्वाकांक्षा ध्यान रखिएगा। जहांगीर के शासन दरबार में बैठ करके, दरबारियों के सामने बैठ करके दरबार चलाने का जो कार्य किया, किसी भी विशेष आदेश पर हस्ताक्षर का कार्य किया, मुद्राओं पे अंकन का कार्य किया, यह सब नूरजहां के शासनकाल में ही देखा जाता था। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कि नूरजहां जहांगीर के साथ झरोखा दर्शन देती थी। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। सिक्कों पर बादशाह के साथ उनका नाम भी अंकित किया जाता था। इसके अतिरिक्त शाही आदेशों पर बादशाह के साथ उनका हस्ताक्षर भी किया जाता था। तो नूरजहां अपने आप में कहा जाए तो मध्यकाल की मुगल काल की सबसे शक्तिशाली महिला साबित हुई। दोस्तों नूरजहां की मां असमत बेगम ने इत्र बनाने की विधि का आविष्कार किया था। इत्र, सेंट, परफ्यूम बनाने का आविष्कार किया था। ये जो इत्र में जो गुलाब लेती थी वह कन्नौज से प्राप्त करती थी। कन्नौज से, उत्तर प्रदेश कन्नौज से प्राप्त करती थी। नूरजहां ने भी श्रृंगार प्रसाधनों और जेवरों में विशेष रुचिपूर्ण के परिवर्तन लाए थे। नूरजहां 2 लाख रुपए प्रति वर्ष पेंशन भोगी बनकर के अपना जीवन का अंतिम समय लाहौर में बिताया और 1645 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती। तो ये नूरजहां और जहांगीर के बीच का रिलेशन। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग देखेंगे कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का क्या स्वरूप रहता है। तो आप सभी देखेंगे चित्रकला का स्वर्णकाल और जहांगीर। अगला टॉपिक हम लोग ये भी लाएंगे आपको सभी के सामने। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप सभी देखें, लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों मेरा प्रोमो कोड है मयंक1। दोस्तों आप सभी इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सभी इस प्रोमो कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों अपना एडमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। MAYANK1, राइट, ठीक है। आप इसमें अपना एडमिशन सुरक्षित कर सकते हैं। जहां अनअकैडमी में आप ध्यान रखें, आपका एडमिशन मुख्यतः अगर देखा जाए दोस्तों तो मिनिमम आप सभी को 12 महीने का एडमिशन लेना चाहिए दोस्तों, जहां आप सभी सेफ रहते हैं 12 महीने के एडमिशन पे। और आप देखेंगे 12 महीने का एडमिशन का जो चार्ज होता है वो मैं अगर आपको एक बार फिर से बताना चाहूँ दोस्तों, तो चार्ज है आप सभी का, आप देखें जहां देखिए दोस्तों, ऑप्शनल फीस के लिए 5,000 रुपये मंथली चार्ज लेकर के आप 45,000 रुपये में से ज्वाइन कर सकते हैं। 6 महीने के लिए इसे 20,250 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। 12 महीने में आप इसे 24,750 रुपये ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं 24 महीने में आप इसे 36,000 रुपये ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों 36 महीने में आप 45,000 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। आप ये देखिए तो मंथली चार्जेस कितने कम है। अगर आप सभी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए आप इसे ज्वाइन करते हैं दोस्तों, तो 10% डिस्काउंट, इस फीस पे 10% का डिस्काउंट आप मेरे प्रोमो कोड के साथ पाते हैं और शानदार आप अपना एडमिशन अनअकैडमी पे सुरक्षित करा लेते हैं, जहां मैं आप सभी के साथ में लगातार आपके कोर्सेज के साथ आगे बढ़ता रहूंगा दोस्तों। तो आप सभी जरूर देखिए, जरूर जुड़िए। यहाँ पे आपने देखा कि चाहे प्लस की फीस है वो 12 महीने की मात्र 44,550 है, 24 महीने की 64,000
1800 है, 36 महीने की 81,000 है। तो आप अपनी फीस को जमा कर सब्सक्रिप्शन लीजिए और शानदार प्लेटफॉर्म पे अपने कोर्स को पूरा कीजिए। 25 जनवरी तक आप सभी की फीस अभी स्थिर रहेगी, एक दिन चांसेस अभी आपके पास और है। आप देखिए, आपको 12 महीने का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मात्र 62,550 रुपये में मिल सकता है। 24 महीने की फीस आपको सिर्फ 96,300 में, वहीं 36 महीने की फीस 1,26,900 रुपये में प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, मेरा प्रोमो कोड आप सभी के लिए सहायक हो सकता है। 10% डिस्काउंट आप सभी को मिल सकता है। आप सभी इस प्रोमो कोड से जुड़िए और अपने कोर्स को पूरा करिए। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कोर्स से जुड़ने के लिए। लगातार मैं आप सभी के सामने पुनः उपस्थित रहूंगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नए बैचेस देख लीजिए आप सभी, लगातार नए बैचेस शुरू हैं दोस्तों। आज हमने कंप्लीट किया जहांगीर। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग शाहजहां के साथ, और फिर जहांगीर की चित्रकला और शाहजहां का स्थापत्य निर्माण का स्वर्णकाल भी हम साथ ही में देखेंगे। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।